जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी तरफ से कैसे हैं आप? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर डेली बेसिस पर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अक्सर क्या होता है कि कुछ फॉर्म्स जो एजुकेशन सिस्टम में हैं वो डाल तो दी गई हैं, लेकिन हम उनकी डिटेल्स के बारे में जानना नहीं चाहते। सिर्फ उनकी फुल फॉर्म्स याद कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हो गया। नहीं, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर ने जब ये फॉर्म्स बनाई थी, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा ही ना, इसीलिए उन्होंने ये फॉर्म्स बनाई। इनके पीछे का डीप कारण अगर हमें पता चल जाता है तो हमारी जो स्टडीज़ का मेन बेस है ना वो क्लियर हो जाता है। ऐसा ही एक टॉपिक है परख। इसके पहले हमने दीक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात की थी। एक भी टॉपिक, एक भी चीज़ उसकी हमने नहीं छोड़ी थी। अच्छे से आई होप आपने देखा होगा तो समझ में आया होगा। ठीक वैसे ही आज मैं एक और टॉपिक लाई हूँ, परख, जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे ताकि एक एक पॉइंट जो है वो आपका क्लियर होता चला जाएगा कि परख को आखिर क्यों लाया गया और इसका नाम परख ही क्यों रखा गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए और ऐसे ही हम साथ में मिलकर के ग्रो करते रहेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक सूचना दे देना चाहती हूँ कि अभी नवोदय विद्यालय के अंदर इंटरव्यू बेसिस पर वो जगह निकली हैं। लगभग ये इंटरव्यूज़ जो हैं वो आसाम और मेघालय साइड में ही होने वाले हैं। तो अगर आप प्रेफरेबल हैं और अगर आपके पास में अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब उन्होंने जो जो मांगा है वो है आपके पास में, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स का मांगा है, टीजीटी में मिनिमम 50% मांगा है। अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, बीएड है तो और भी अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको है ना उसकी साइट पर, नवोदय की साइट पर पूरी मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जो बेसिक जो सैलरी का स्ट्रक्चर है इसमें 40,000 से अबव ही है। ठीक है ना, और वॉक इन इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपको जो इंटरव्यू देने जाना होगा, आसाम जाना होगा या फिर मेघालय जाना होगा। मतलब इस तरह की 6-7 जगह इंटरव्यू देने के लिए रखी गई हैं। तो आप अगर प्रेफर करते हैं तो 13 अप्रैल से फॉर्म्स निकल गए हैं और 21 अप्रैल तक फॉर्म्स रहेंगे, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि परख क्या होता है। याद कर लीजिए, परख का मतलब होता है परखना। हम किसी को कब परखते हैं? जब हम जानते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो हमारी बताई हुई चीज़ों पर खरा उतरेगा, उसको हम बोलते हैं परखना। मतलब एग्ज़ाम सिस्टम्स लेते हैं हम, असेसमेंट्स करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं हम, तो वो सारा जो बेस है ना उनको क्रिएटिविटी में बदलने का काम कौन करता है? परख करता है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है कि परख की फुल फॉर्म क्या होती है? रट लीजिए, स्कीमा में बिठा लीजिए। ठीक है, क्या होती है? परफॉर्मेंस असेसमेंट। देखो पहला ही वर्ड असेसमेंट आ गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ये असेसमेंट के बारे में परफॉर्मेंस जानने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है, जो टीम बनाई गई है, वो असेसमेंट जानने के लिए बनाई गई है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, उसका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू हो जाने के बाद में वो कमेटी जब उसका रिव्यू कर लेगी, उसके बाद में वो एनालिसिस करेगी। किस चीज़ का एनालिसिस करेगी? नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कि भाई हम लोगों ने, इस गवर्नमेंट ने एनईपी 2020 के माध्यम से जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का बीड़ा उठाया है वो पूरा हुआ है या नहीं? रटने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। कि भाई परख को क्यों लाया गया है? आपकी जो परफॉर्मेंस है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, उसको असेसमेंट करने के लिए लाया गया है। वहां पर बैठी हुई जो कमेटी है वो रिव्यू करेगी। उनका रिव्यू जब वो कर लेगी तो फिर एनालिसिस करेगी। उसका एनालिसिस किस चीज का होगा? कि भाई हमने जो बीड़ा उठाया है होलिस्टिक डेवलपमेंट का, नॉलेज वो अभी तक डेवलप हुआ है या नहीं? याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं।
अब देखो परख को आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। हम भी तो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे जो और भी पीछे जाएं हम, हमारे पूर्वज थे तो वो लोग भी तो पढ़ते आ रहे हैं। फिर अचानक से क्यों चेंज आ गई। भाई सदी चेंज हो गई, लोगों के जीने का तरीका चेंज हो गया, टेक्नो सेवी हो गए लोग, लोगों के अंदर ज्ञान की मात्रा बुरी तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंज हो गई। तो इतना सब कुछ बाहरी चीजों से हमको मिल रहा है, तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसका भी तो तरीका चेंज होना चाहिए। इसीलिए इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें, एनसीईआरटी ने सोचा कि भाई हमको क्या लाना चाहिए, परख को लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए, देखो एजुकेशन सिस्टम ने पहले किस चीज पर फोकस किया था, रोट लर्निंग पर, रट्टाफिकेशन करते थे हम लोग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी तक मुझे याद है, ठीक है ना। आज भी मेरा बच्चा जब मेरे सामने बैठता है और मुझे कोई मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो मैं उसके सामने ऐसे रट्टू तोता की तरह शुरू हो जाती हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है ना। वो देखकर मुझे हंसता है क्योंकि उनको इस तरीके से बताया ही नहीं गया है। लेकिन हम तो भैया रटन विद्या में माहिर हैं, हमें पढ़ाई ही गया था। तो इस चीज को बदलने के लिए परख को लाया गया। मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन, भाई क्या होता था, कंपैरिजन होता था। क्या भाई मेरे 75% मार्क्स आ गए तो मेरे जो फ्रेंड है उनके नहीं आने चाहिए, उसके 80% मार्क्स कैसे आ गए। टीचर इवैल्यूएशन ही मार्क्स के बेस पर करते थे कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, बस काम खत्म। डिक्टेशन लग जानी चाहिए आपकी हर एक सब्जेक्ट के अंदर। जैसे ही डी 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 उस रिपोर्ट कार्ड में आता था, हम तो भैया मिठाई बांट देते थे, वाह डिक्टेशन से पास हुआ है बच्चा। लेकिन आज के टाइम पर डिक्टेशन क्या होती है बच्चों को बताया ही नहीं जाता क्योंकि इवैल्यूएशन चेंज हो गया है। फिर क्या होता था, मेमोरी टेस्टिंग होती थी, हमारा रट्टाफिकेशन होता था, भैया याद करके लाए कि नहीं लाए वरना डंडा तैयार है। आज के टाइम पर वो सब नहीं है, आज के टाइम पर आपको समझाया जा रहा है चीजों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो इसीलिए परख को लाया गया कि हमारे जैसा हाल हमारे बच्चों का या आने वाली पीढ़ी का नहीं हो, ठीक है ना। फिर तोते में और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। अब देखो इससे क्या होता था, लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, भैया हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप ही नहीं किया गया था। इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो इतनी बुरी तरीके से कराया जाता था कि एक एक शब्द का मतलब पता हो, रट्टू तोता की तरह उनको रट करके हम लोग बताते थे कि इस लाइन का अर्थ ये होगा। आज के टाइम पर वो चीज बिल्कुल नहीं है, हमें अंडरस्टैंड नहीं होता था बट रट लेते थे हम लोग। दूसरा, स्ट्रेंग अमोंग स्टूडेंट्स, भैया स्टूडेंट्स के बीच में स्ट्रेस आ जाता था, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तब भी रट रहे हैं, दिमाग के अंदर बिठाए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बेचारे स्टूडेंट्स परेशान होते थे क्योंकि टीचर्स को भी पता नहीं था कि किस तरीके से इस माहौल को, इस एक्टिविटी को, इस लर्निंग की मेथड्स को चेंज किया जाए। जब टीचर्स को इनकी ट्रेनिंग जैसे कि आप लोग ले रहे हैं, ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, आपको ये सब कुछ क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों कोर्स को अचानक से बदल दिया गया है। इसके पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था। जितने भी, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो अब तक जो एग्जाम्स होते थे वो एप्टीट्यूड बेस्ड पर होते थे, मैथ्स के क्वेश्चन आते थे, कंप्यूटर के आते थे, इंग्लिश के आते थे, हिंदी के आते थे। ये सारी चीजें तो हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के आपको यही सब पढ़ाना है बच्चों को। फिर नो फोकस ऑन रियल लाइफ, रियल लाइफ से तो हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था, ठीक है ना। रियल लाइफ क्या होती है, बस रट लिया। पेड़ पौधों को भी हम किस में देख लेते थे, किताबों में देख लेते थे, सारी चीजें हम किताबों से देख लेते थे। टीचर हमको किताबों में रटंत विद्या करा दिया करते थे, रियल लाइफ से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर हर छोटी छोटी चीज को रियल लाइफ से जोड़ दिया गया है। ये आया है परख का नया रूल, ठीक है। चलते हैं, तो परख को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। परख वॉज इंट्रोड्यूस टू शिफ्ट फ्रॉम मार्क्स टू लर्निंग एंड स्किल्स। आज के टाइम पर बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जाते, उनकी ग्रेड्स होती हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम ही अलग कर दिया गया है। जब मैं मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए जाती हूँ तो उसमें न जाने कितने सेक्शंस होते हैं जो मुझे भरने पड़ते हैं कि भाई आप कौन सी फील्ड में चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इम्प्रूव करे, ये मुझे बताना होता है। आपको कौन से तरीका पढ़ाना अच्छा लगता है टीचर्स का, आप अपने बच्चे से कैसे डिस्कस करते हैं, क्या लर्निंग घर पर ली जाती है, और न जाने कितने पन्नों का वो जो है फॉर्म हमसे भरवाया जाता है। रियल बात बता रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5th में पढ़ता है, एक 1st में अभी आया है, दोनों का सेम है।
पूरा असेसमेंट जब हमको दिखाया जाता है तो वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड बताया जाता है और उसको हमको फिल करना होता है, ठीक है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए ना, कंपटीशन होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। बच्चा अगर किसी चीज में तकलीफ पा रहा है तो बीच में छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं जिसके थ्रू उनको डायग्नोस किया जाता है कि अब भाई इसमें बच्चा प्रॉब्लम मतलब उसको फेस कर रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ठीक करके रेमेडियल टीचिंग दी जाती है उनको। उससे क्या होता है, वो सबमिटिव असेसमेंट पर जब पहुंचते हैं तो आप एकदम प्रिपेयर्ड रहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट। इनके बारे में मैं ये चारों पढ़ देती हूँ, इनके बारे में डिटेल में आगे बताया है मैंने, वहां पर करेंगे, है ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है वरना। दूसरा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही सिस्टम लागू होना चाहिए। तीसरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए। चौथा डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। भाई डेटा, जो डेटा आपको प्रोवाइड कराया गया है उसी के बेस पर आपको डिसीजन लेना है। भाई किसी का आजकल वो जैक एंड चेक नहीं चलेगा कि भैया मेरे बच्चे के 75% से ऊपर ले आना, ये मिलेगा वो मिलेगा। टीचर्स बहुत पहले के टाइम पर ऐसे ही हुआ करते थे, एक मिठाई का डब्बा घर पर पहुंचा दिया जाता था और बच्चे की परसेंटेज 80 के ऊपर आ जाया करती थी, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। तो पहला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, मतलब फोकस ऑन व्हाट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, नॉट व्हाट दे मेमोराइज। रट्टाफिकेशन तो करवाना ही नहीं है बच्चे को, बच्चा क्या समझ रहा है उसको रियल लाइफ से जोड़ करके, उनको तरह तरह की एक्टिविटीज करवा करके, उनको प्ले वे मेथड से, प्रोजेक्ट मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, ह्यूरिस्टिक मेथड से, सबको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन सब मेथड से उनको अंडरस्टैंडिंग करवानी है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन पर बीच बीच में क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, अगर आप समझा रहे हो और बच्चों को समझ में आ गया है तो क्वेश्चन रेज होने चाहिए क्लास के अंदर। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही है, ये एक एनालिसिस करने का तरीका है। फिर आता है एनालिसिस, जो मैंने और क्रिटिकल थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग होगी, जैसा हमने दीक्षा में पढ़ा कि भाई आज के टाइम पर बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं लेगा, वो इंजीनियरिंग करने के लिए मैथ्स भी ले सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है, म्यूजिक भी साथ में लेगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ लगा रहा है तो उसी हिसाब से उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। दूसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट, मतलब क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन अक्रॉस इंडिया। मतलब क्या हुआ, जैसे कि पूरे स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म होती है सभी बच्चों के लिए ताकि बच्चों में भेदभाव नहीं हो, ठीक वैसे ही एग्जाम्स के इवैल्यूएशन को लेकर भी स्टैंडर्डाइजेशंस बनाए गए हैं। खास करके सीबीएसई बोर्ड ने बनाए हैं कि असेसमेंट जो होगा वो सबका एक तरीके से होगा ऑल ओवर इंडिया। तभी तो अभी पूरे इंडिया के अंदर सीबीएसई बोर्ड जहाँ जहाँ पर है उनका अभी फाइनल अप्रैल के लास्ट वीक में जो असेसमेंट हुआ करता था उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि एनईपी 2020 इस साल से पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। बच्चों के एग्जाम्स की बच्चों की जो किताबें हैं ना उसके ऊपर कॉर्नर पर एनईपी 2020 हर एक बुक पर लिखा हुआ आया है इस बार जब बच्चों की बुक्स हमारे घर पर आई, ठीक है। अब क्या है, रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीई। मैंने जैसा अभी बताया सब जगह एक जैसा सिस्टम लागू कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेट बोर्ड है तो ये कभी भी एग्जाम करवा रहा है, ये सीबीएसई बोर्ड है तो ये अपने मन से ढर्रा चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह इवैल्यूएशन का तरीका, ग्रेड सिस्टम सब कुछ सेम होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके बारे में तो हमने भयंकर तरीके से बातें की हैं पिछले वीडियोस में। नॉट जस्ट एकेडमिक बट ऑल्सो स्किल्स, वैल्यूज, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कि भैया आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है 360 डिग्री। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए और साइकोमोटर। कॉग्निटिव में आपका दिमाग आ गया, अफेक्टिव में आपका मन आ गया और साइकोमोटर में आपके हाथ पैर आ गए। मतलब ऑल ओवर करिकुलम का डेवलपमेंट आप उनके अंदर कर रहे हो, स्किल्स डाल रहे हो उनको, और वोकेशनल एजुकेशन 6 क्लास से देना शुरू कर दिया आपने उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे रहे हो, आपको तरह तरह के प्रोजेक्ट्स करवा रहे हो, और क्या चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, यूज स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स बेटर। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि क्लास में गए शक्ल देखकर आपको पता लग गया कि ये बच्चा वीक है, ये बच्चा
होशियार है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे फील्ड के अंदर होशियार हो सकता है कि एक बच्चा मैथ में कमजोर है तो हो सकता है वो म्यूजिक में अच्छा हो, करिकुलम में अच्छा हो, गेम्स में अच्छा हो। तो आपको उनका डेटा, पूरा बेस्ड डेटा एनालिसिस करके उनके बारे में, उन टीचिंग कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं वो चूज करने चाहिए। उनको, उनके वीक एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि भैया तुम 35 नंबर ले आओ, पास हो जाओगे, काम खत्म, अगली क्लास में पहुंच जाओगे, ये एक धर्रा करना ही नहीं है। स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है उनके बेटरमेंट के लिए, ताकि वो जब अगली क्लास के अंदर प्रमोट हो तो कुछ सीख करके जाएं। ठीक है, आप देखो की फीचर्स क्या होते हैं परख के। ये तो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े कि आखिर परख को क्यों लाया गया। अब की फीचर्स क्या होंगे, चारों पढ़ लेते हैं फिर डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल असेसमेंट सेंटर है, ये नेशनल वर्ड यूज में आया है। पूरा इंडिया के अंदर, हमारे नेशन पूरे इंडिया के अंदर ये सेम तरीके से फॉलो होगा। दूसरा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तीसरा होगा रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम का बच्चों पर कोई स्ट्रेस नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि पूरे साल भर ये लोग एग्जाम लेते रहते हैं। फिर अलाइनमेंट विथ लर्निंग आउटकम्स, अलाइनमेंट आपको सेट करने होंगे ताकि लर्निंग आउटकम्स अच्छे निकल सके। डिटेल में पढ़ते हैं आगे। पहला क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो परख एक्ट एज अ सेंट्रल बॉडी। क्या, सारा सब कुछ किसके सर पर रख दिया गया है, परख के, कि अब आपको असेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें करनी है, जो भी कुछ अप्लाई करना है, वो कौन करेगा, सेंट्रल बॉडी सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, सेंट्रल बॉडी करेगी परख की। ठीक है, डिजाइनिंग असेसमेंट फ्रेमवर्क, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इवन आज जब बच्चों को डायरी मिली तो उनके अंदर जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें FA लिखा हुआ था। वो तो मैं पढ़ाती हूँ, एग्जाम्स की तैयारियां कर रही हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि FA क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट अब जून में होने वाला है। तो इस तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट अब हर 3 महीने में चालू रहेगा, वर्कशीट, ऑरल वगैरह ये सब कुछ। तो डिजाइन इस तरीके से किया गया है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें FA का मतलब ही नहीं पता, भाई नहीं है वो एजुकेशन फील्ड में, वो डेली का नॉलेज नहीं रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो प्रॉब्लम भी खड़ी कर रहे हैं और इजी भी हैं। ठीक है, दूसरा, गाइडिंग बोर्ड एंड स्कूल्स। आपको गाइडेंस एज अ फैसिलिटेटर आपको गाइड करना है। किसको करना है, स्कूल्स को, कि भैया तरह तरह के स्कूल्स हैं, हर स्कूल अपनी पॉलिसी नहीं लगा सकता है, सबको आप एक परख के CBSE बोर्ड के हिसाब से, स्टेट बोर्ड के हिसाब से नहीं, परख के हिसाब से आपको चलना होगा। मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम, हर एक इवैल्यूएशन सिस्टम को मॉनिटर करने का काम किसका होगा, परख का। ठीक है, नंबर 2 आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल है, पहले क्या पूछते थे भैया, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रट्टाफिकेशन होता था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, वाटर, सन और एयर, इन तीनों को मिला करके जो लीफ होती थी वो फोटोसिंथेसिस करती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, व्हाई डू प्लांट्स केप्ट इन डार्क रूम्स ग्रो वीक। भैया उस प्लांट को अगर हम अंधेरे कमरे के अंदर रख दिया जाए तो वो जो प्लांट है वो वीक क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चा दिमाग में लगाएगा, क्योंकि उसको एयर नहीं मिलेगी, उसको वाटर नहीं मिलेगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा। खाना नहीं बना पाएगा तो वो कैसे डेवलप होगा। तो ये एक तरीके का क्रिएटिव थिंकिंग उनके माइंड में डेवलप कर दिया गया है। ठीक है ना। तीसरा है रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। अब बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस है ही नहीं, लेस फोकस ऑन मार्क्स। लेस फोकस ऑन मार्क्स कि भैया हमको फोकस नहीं करना है कि 20 में से 20 ही आना चाहिए। इवैल्यूएशन हर महीने हो रहा है तो बच्चों को इस चीज की टेंशन ही नहीं है। मोर ऑन लर्निंग, बस बच्चे क्या सीख रहे हैं उससे इस चीज पर ध्यान दिया गया है, मतलब लर्निंग प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कंटिन्यू असेसमेंट इंस्टीड ऑफ फाइनल एग्जाम। मैंने आपको बताई इतने एग्जाम्स होते हैं मेरे बच्चों के कि मुझे छुट्टी लेना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं सोचती हूँ कि कहीं बाहर चले जाऊं तो कोई ना कोई एग्जामिनेशन का मेरे पास में नोटिस आ जाता है कि इस महीने ये एग्जाम है, इस महीने ये प्रोजेक्ट है, इस महीने ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे, इस महीने मतलब ये कुछ भी टेस्ट, मतलब ऑल ओवर मैं आपको क्या बताऊं ना, लास्ट 5 ईयर से मेरा ये ही चालू है। बच्चों का हर महीने कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, उनको टेंशन ही नहीं होती, एग्जाम के देते ही रहते हैं बेचारे। फिर होता है अलाइनमेंट विथ लर्निंग आउटकम्स। अलाइनमेंट मतलब एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन क्लियर लर्निंग गोल्स। उनके लर्निंग गोल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्या,
जैसे कि आपके लर्निंग गोल्स क्लियर हैं कि भैया हमें NEP 2020 की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, परख ने जो असेसमेंट के रूल्स बना दिए गए हैं हमें उसी हिसाब से एग्जाम्स लेने हैं, ठीक वैसे ही बच्चों के भी लर्निंग गोल्स होते हैं। उन्हें जो अंडरस्टैंड कराया गया है, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाया गया है, उनके गोल्स को क्लियर होने के बाद ही आप अलाइन कर सकते हैं उनके एग्जाम्स को। फिर स्किल स्टूडेंट शुड अचीव, कि बच्चों के अंदर स्किल्स अचीव हो, ये नहीं कि रट्टा मरवा दिया और उसके बाद में काम खत्म आपका, ऐसा नहीं है। फिर रोल ऑफ परख इन स्कूल, अब स्कूल्स के अंदर, स्कूल में ही तो परख का रोल है, फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, डिजाइन बेटर क्वेश्चन पेपर्स की। इस टाइम पर जैसे मेरे बड़ा बेटा है, उसके जो क्वेश्चन पेपर तैयार होकर के आते हैं, आप देखते रह जाएंगे। कभी कभी मुझे मौका मिला तो मैं उसकी वर्कशीट को सॉल्व करवाऊंगी आपके साथ में। कल मैं उसकी कंप्यूटर की एक बुक पढ़ रही थी, 2 नंबर का क्वेश्चन था, विंडो 21 ही था ना, हाँ विंडो 21 करके कुछ तो भी था, उसको पढ़ रही थी मैं। इतना भयानक डिटेल में दिया गया था कि मतलब मैंने तो आज तक ही नहीं पढ़ा इतना ज़्यादा डिटेल में। तो उनका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है क्वेश्चन पेपर्स को कि भाई बच्चे को समझ में आए। फॉलो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, हर जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो गई है, हर चीज़ को कंपैरिजन। कल मैं उसको वर्ल्ड मैप के बारे में बता रही थी उसको, है ना, ग्लोब के बारे में बता रही थी। हमने तो शायद बचपन में कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा भगवान जाने, लेकिन उसको जब मैं पढ़ा रही थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे सामने आई जो मुझे न्यू लगी, जो मैंने शायद कभी पढ़ी ही नहीं थी, ठीक है ना। ट्रेन टीचर फॉर मॉडर्न असेसमेंट, जैसा कि ये नॉर्मल सी बात है, आज आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों एग्जाम देना चाहते हो भैया, अभी तो आपके सामने ये फोकस है कि हमें तो बस एग्जाम क्लियर करके जैसे तैसे पहुंच जाना है अपनी वैकेंसी के पास में। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 2-2 असेसमेंट इसलिए कर दिए गए हैं आपके, ताकि छटनी हो जाए उन बच्चों की जो रट्टाफिकेशन करके पहुंचे हैं पेपर नंबर 1 में, और पेपर नंबर 2 में आपका मेन सब्जेक्ट तक वही इंसान पहुंचेगा जो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में बेहतर होगा। अब टीचर का क्या रोल है, मूव फ्रॉम लेक्चर टू फैसिलिटेटर। ये तो हम घोट घोट के पढ़ चुके हैं कि भैया आज के टाइम पर जो टीचर है वो सुविधा करदाता है, सुविधा देने वाला है, फैसिलिटेटर है, लेक्चर नहीं देना है। आजकल के बच्चे लेक्चर नहीं लेना चाहते। फोकस ऑन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, के बच्चा क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या उसको समझ में आ रहा है, यही आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट क्या होगा इससे, वो लॉजिकली सोचेंगे, थिंक लॉजिकली, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस करना सीख जाएंगे, एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, हर छोटी छोटी चीज को रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ना शुरू कर देंगे। बिकम्स मोर क्रिएटिव, क्रिएटिविटी उनकी बढ़ जाएगी। जैसे मेरा बड़ा बेटा जो है वो तरह तरह की चीजें काटता फिरता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, मैं क्या बताऊं आपको। फील लेस एग्जाम, एग्जाम का प्रेशर तो उसको है ही नहीं, हाँ मम्मी मैं कर लूंगा ना, बस ऐसा ही बोलता है वो मुझे। फिर अब देखो परख का आखिर NEP 2020 से क्या कनेक्शन है। देखो पहला तो है NEP 2020 बोलती है कि भाई स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, तो परख भी यही बोलती है। फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि बच्चे की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं कि 2 into 2 करने पर 4 आया तो कैसे आया। टेंस और वंस की कंसेप्ट उनको इसके लिए सिखाई जाती है, हमने तो कभी पढ़ी भी नहीं थी, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया गया है कि भैया पास भी नहीं हो बच्चा अगर एक क्लास में, तो उसको दूसरा मौका तुरंत दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखो फाइनल इसका कंक्लूजन करेंगे हम NEP 2020 के साथ जोड़ते हुए कि याद कर लो, रिवीजन करवा रही हूँ पूरी स्लाइड्स का, ठीक है। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ रिव्यू, क्या, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू ऑफ और एनालिसिस फॉर नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखो ये नेशनल असेसमेंट सेंटर है, कौन सा है, नेशनल लेवल का है, याद रखना। लॉन्च्ड बाय NCERT, NEP 2020 के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है NCERT ने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन, जब भी इवेल्युएशन का नाम आए मतलब परख है। जैसे जब भी कोई ऑनलाइन टीचिंग का नाम आए दीक्षा है, याद रख लेना, ठीक है। प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, अभी हमने खूब रट रट के आया है। रिड्यूस रोट लर्निंग और एग्जाम स्ट्रेस, ठीक है। यूज डेटा फॉर इम्प्रूविंग
एजुकेशन। तो ये टॉपिक हमारा आज अभी यहाँ पर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। इसके बाहर बिल्कुल चांसेस ही नहीं है परख का कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छूटे। एक बार ये स्लाइड अच्छे से पढ़ लोगे तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो इसको रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे और थ्योरीज के साथ में। तो मिलते हैं। एक निष्ठा रह गया है अपना, निष्ठा, इसके बाद मैं निष्ठा लूँगी। निष्ठा के बारे में फुल ऑन बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक, ठीक है। और चलिए, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।